सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। 2025 में हमने देखा इंडियन आर्मी के अंदर कई फेरबदल हुए। कोई भैरव कमांडो आए, कुछ रुद्र ब्रिगेड आए, अश्नि प्लाटून्स आए और बहुत नए नए हथियार आए, ड्रोन्स आए, आधुनिक तोहफें, कोई 70-80 किलोमीटर मार करने वाले गोले, रॉकेट्स, पिनाका, सब कुछ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इंडियन एयरफोर्स को देखता हूं तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा हलचल मेरे को नहीं मिलती है। तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं और समझूं कि एयरफोर्स में क्या कुछ चल रहा है। 2025 में क्या मॉडर्नाइजेशंस हुए, 2026 में हम एयरफोर्स के अंदर क्या मॉडर्नाइजेशंस देखने जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी और नेवी में तो दिख रहा है, एयरफोर्स का मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो मैं सर आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगा। देखिए राजेश, अगर आप तीनों सेनाओं को कंपेयर करिए तो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है बाकी दोनों से काफी अलग है। और वो इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा आपको तालमेल बिठाना पड़ता है और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि लगातार बदलती रहती है। अब अभी आप मेरा जो खुद का तजुर्बा है, मैंने ये समझा है कि जो पिछला दशक था यानी कि 2014-15 के आसपास से या 2010 कह लीजिए, 2010 से 20 तक भारतीय वायुसेना ने अपने आप को बहुत तेजी से बदलना शुरू कर दिया था। अब किस तरह बदलना शुरू किया था? हमारे ऑपरेशंस बदले थे, हमारी एक्सरसाइजेस बदली थी, हमारी जरूरतें समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदली थी। पहले जो इंडिविजुअल एक्सरसाइज होती थी, फिर ज्वाइंट एक्सरसाइजेस होने लगी। फिर एक ऐसा दौर आया जब ऑल ओवर इंडिया, आप ये बिलीव करेंगे, इंडियन एयरफोर्स के जितने भी स्क्वाड्रन्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, सब एक समय पर हवा में रहते थे और उनको इस तरह से तैयार किया था कि अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम अपने सारे संसाधनों को लेकर के हवा में उड़ सकें। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस करी गई। फिर कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हुई कि आपको नॉन स्टॉप फ्लाई करना पड़ेगा 3-4 दिन तक, तब आप कैसे करेंगे, लगातार युद्ध लग गया तो उसकी तैयारियां करी गई। ये सब बदलते वक्त के साथ साथ बदलाव होता रहा। इसमें एक मूलभूत कमी स्क्वाड्रन्स की थी जो आज तक बरकरार है। उसको समझते हुए भी, चूंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ नहीं, स्क्वाड्रन्स पुराने होते गए, लेकिन उसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को नए चैलेंजेस के लिए लगातार तैयार करना शुरू कर दिया था। अब सडनली हम क्या देखते हैं पिछले 2-4 सालों में कि टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त करवट ली है। अब इंडियन एयरफोर्स या कोई भी एयरफोर्स है, उसको अब बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है। अब ये बदलाव कहां हो रहा है? अब ड्रोन्स आ गए हैं, अब स्वान टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब आपके पास अनमैन्ड व्हीकल्स के तमाम प्रारूप आ चुके हैं। अब आपको इनको भी इंटीग्रेट करना है। अब ये आप रातों रात तो कर नहीं सकते। इसके लिए आपको बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसके ऊपर आप इसके ऊपर लगातार काम करें। अब समस्या ये हो जा रही है कि आप आर्मी के लिए कुछ चाहिए तो वो तो आपको दिखाई देता है। अब एयरफोर्स को क्या चाहिए, एयरफोर्स उसको कैसे पता है, ये समझ में ही किसी को नहीं आता है। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी एआई संबंधित है, जो टेक्नोलॉजी स्वान टेक्नोलॉजीज वाली जो हम बातें करते हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये रातों रात नहीं बदल सकता। इसके लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, पूरा पूरा माइंडसेट और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि एयरफोर्स बदले। साथ ही साथ वो साइड एयरक्राफ्ट की बातें हो रही है, वो हमारे पास कुछ है नहीं, उसको हम लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पता नहीं कब तक सफल होंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, ये एयरफोर्स को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और इसी वजह से अब जैसे आप आर्मी के लिए आप नई बटालियन खोल सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स के लिए आप रातों रात एक नए स्क्वाड्रन नहीं सेटअप कर सकते, या 6 महीने के अंदर नहीं सेटअप कर सकते। आप उतने एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते, आप उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं खरीद सकते, उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते। तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। और वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आपको उन चीजों पे काम करना है जो कि आंखों से दिखती ही नहीं है। आपको एआई के ऊपर काम करना, आपको वैज्ञानिक प्रतिभा को एयरफोर्स के साथ जोड़ना। कैसे जोड़िएगा? आपके तमाम वैज्ञानिक तो विदेश चले जाते हैं, आईआईटी से, आईआईएम से ग्रेजुएट होकर के। आप यहाँ कौन रुकने वाला है? आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि वो आकर के भारत की सेनाओं के साथ काम करेंगे? नहीं करते हैं। तो ये सब मूलभूत समस्याएं हैं, इनके ऊपर कोई एड्रेस हो नहीं रहा है। लेकिन बदलाव वहां जारी है, लेकिन हाँ, बदलाव की गति ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि अभी और तेज होनी चाहिए, और तेज होनी चाहिए, अभी धीमी है। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा उदाहरण था। आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स तो सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट के लिए जानी जाती थी, उसने अपने एयर डिफेंस की काबिलियत भी दिखाई। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी दिखाई, अपनी मारक क्षमता भी दिखाई। उससे एक ग्लिम्स मिला है, आपको एक झलक मिली है कि एयरफोर्स बदल रही है। लेकिन अब इस बदलाव को बहुत तेज करना पड़ेगा, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि साथ साथ में मैं इसका जवाब आपसे दूं। इन फ्यूचर क्या जिस प्रकार से हम
मिसाइलों को देख रहे हैं, चाहे ब्रह्मोस है, अग्नि है, प्रलय मिसाइल है, पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रही है, मतलब ना इधर ना उधर, एकदम पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रही है। हम ड्रोन्स को देख रहे हैं, और कई ड्रोन तो ऐसे हैं जो 800-800 किलोमीटर दूर जाकर जो है स्ट्राइक कर देते हैं, और रडार भी उनको पकड़ नहीं पाता है। क्या ये जो दोनों फायर पावर है, ड्रोन की फायर पावर, मिसाइल की फायर पावर, ये फाइटर जेट के लिए एक संकट है कि अब फाइटर जेट की उतनी वैल्यू नहीं रह गई है, इसको रिप्लेस कर सकती है क्या मिसाइल और ड्रोन? एग्जैक्टली संकट तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा संकट है। फाइटर जेट अभी रहने वाले हैं कुछ दिनों तक, और इनकी कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो कि आप कितने भी अत्याधुनिक हो जाए, फाइटर जेट आपको कुछ न सही गश्त के लिए तो चाहिए ही होते हैं, या रेकी करने के लिए चाहिए होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि आने वाले दिनों में इनकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। जब अनमैन्ड एयर व्हीकल्स आपके हर एक डोमेन में घुस चुके हैं, एआई से गवर्न होते हैं, अपने आप डिसीजन लेती है वो मशीन, जिसमें आपको इंसान चाहिए ही नहीं, तो आप सिंपल सी बात, आप उसकी तरफ जाइएगा जिसमें आपको ह्यूमन लॉस होने की संभावना कम होगी। आपके टेक्नोलॉजिकल लॉस भले हो जाए, लेकिन आपको एक इंसान की जान से ज्यादा उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये भविष्य है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपकी इन्वेंट्री में 4th जेन फाइटर, 5th जेन फाइटर, 6th जेन फाइटर हमेशा रहने वाले हैं, और ये भले ही कम संख्या में या कम स्क्वाड्रन के संख्या में रहे, लेकिन हाँ, ऑटोमेशन बहुत तेज है, और ये सब चीजें आगे भविष्य की तरफ ले जाती हैं। अभी आप देख लीजिए, आज ही की बात है, मैं अभी पढ़ रहा था, ये जो वेनेजुएला में ऑपरेशन किया यूएस एयरफोर्स ने, उसमें फाइटर जेट भी काम आए, हेलीकॉप्टर्स भी काम आए, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ बटोरी उसके ड्रोन्स ने, अमेरिका के, जिन्होंने पिन पॉइंट वहां पर एक्यूरेट बॉम्बिंग करी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी, और उसका फायदा मिला हेलीकॉप्टर्स को और फाइटर जेट्स को। तो आगे ये सब चीजें कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे पहले घुड़सवार भी लड़ते थे, तीर कमान वाले भी लड़ते थे, भाले वाले भी लड़ते थे, लेकिन सेनाएं वही जीतती थी जब जो इनका आपस में कॉम्बिनेशन बेहतर बनाती थी। तो वही चीज यहाँ भी है कि ये सब चीजें रहेगी, कॉम्बिनेशन जो बेहतर बनाएगा वही सेना विजयी होगी। बस एक आखिरी सवाल है, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या हम 2026 में या 2027 में देखेंगे कि एक जो सीडीएस साहब हैं, अनिल चौहान साहब के बाद कोई एयरफोर्स से सीडीएस आए? हमने अभी तक देखा कि दोनों ही सीडीएस, चाहे वो बिपिन रावत साहब हो या अनिल चौहान साहब हो, दोनों ही आर्मी से हैं। क्या हम एक चेंज देखें कि अब एयरफोर्स एक सीडीएस आए? क्योंकि अगर जो जिस फोर्स से होगा वो उसकी समस्याओं को मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकता है। राजेश, मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये एक सेना पर एक लेवल के ऊपर जाने के बाद, चाहे वो जिस फोर्स का हो, उसको अपना जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करना पड़ता है। अब चाहे वो आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, अगर आप मेजर जनरल की रैंक के ऊपर या एयर मार्शल की रैंक पर या फिर नेवी में समकक्ष रैंक पर पहुंचते हैं, तो आप उस सेना के केवल नहीं रह जाते हैं, आपका प्रोस्पेक्टिव बढ़ जाता है। आपको सबको अपने साथ इंक्लूजन में लेकर के चलना पड़ता है। और यहाँ पर बात एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की नहीं रह जाती है। यहाँ पर बात ये होती है कि आप कैसे तीनों सेनाओं को कमांड कर सकते हैं। और ये जो सीडीएस की अवधारणा है वो यही है कि एक ऐसा शख्स जो कि तीनों सेनाओं को बराबर ध्यान दे, उनके ऊपर बराबर नजर रखे, और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ाया जा सके इसके बारे में सरकार को सही सलाह दे। तो जरूरी नहीं कि वो ग्रीन यूनिफॉर्म पहने, व्हाइट यूनिफॉर्म पहने या ब्लू यूनिफॉर्म पहने, वो शख्स कोई भी हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक जहन में ये बात जरूर आती है कि एयरफोर्स का भी हो या फिर नेवी का हो या आर्मी का हो, या कुछ ऐसी सुविधा हो कि बारी बारी से सब बनते रहे, जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस लेवल तक पहुंचने के बाद आदमी इन सब चीजों से अलग हो जाता है और वो सबको बराबर नजरों से देखता है। तो सीडीएस कोई भी रहे, उसको जब तक वो सीडीएस है, उसको खुद को ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ आर्मी का, सिर्फ एयरफोर्स का या सिर्फ नेवी का नहीं है, वो टोटल भारत की सेनाओं का सीडीएस है, जिसको रिपोर्ट करना है भारत सरकार को, और सही चीजें रिपोर्ट करना है जिससे कि सरकार सही ढंग से सेनाओं को सहयोग कर सके। चलिए, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब आपने दिया है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम सर। थैंक यू समय देने के लिए, तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश, जय हिंद सर, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।